नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। अरिहंत परिवार की कैप्सूल सीरीज का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आप अपने आगामी जो सेकंड ग्रेड पेपर है उनके अंदर सफलता प्राप्त कर सके। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं गागर में सागर भरना, कम समय के अंदर अपने आप को प्रूव करना, तो आपके लिए ये एडुकेटर नोट्स है। फर्स्ट ग्रेड के भी हैं, सेकंड ग्रेड के भी हैं। चूंकि सेकंड ग्रेड का पेपर अभी सिर पर है, इसलिए सेकंड ग्रेड का हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पॉलिटी स्टार्ट करी थी। पॉलिटी के अंदर राज्यपाल देख चुके थे, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टडी विद अरिहंत पब्लिकेशन, वहां पर जाकर आप बुक्स को देख सकते हैं। इसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां, राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राजस्थान के वर्तमान मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मंत्रियों तक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। यहां से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए तो साथियों, संजय शर्मा जी जो हैं वो वन विभाग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। देखिए, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री तो नहीं है, लेकिन ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। दे आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन देयर ओन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद गौतम कुमार जी, सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, झाबर सिंह खर्रा साहब, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, और हीरालाल नागर, ऊर्जा विभाग। तो ये तीनों क्या हैं? ये चारों राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। ये देखिए, आपकी कैप्सूल सीरीज की बुक इस तरीके की आपको मिलेगी। इसके बाद में राज्य मंत्रियों की मैं लिस्ट बता देता हूं। ओटाराम देवासी, पंचायती राज विभाग, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। याद रखना, ये वो राज्य मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन उनके सहयोगी बनकर काम करते हैं। इसके बाद में डॉक्टर मंजू बागमार इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मंत्री परिषद में इस समय दो महिलाएं हैं। एक महिला है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, और दूसरी है डॉक्टर मंजू बागमार। ये जो डॉक्टर मंजू बागमार है, ये जायल विधानसभा से विधायक चुनी जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग इनके पास में है। इसके बाद में आते हैं विजय सिंह। विजय सिंह राजस्व विभाग है, उपनिवेशन विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग इनके पास में है। विष्णु कुमार के विश्नोई, इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग, युवा मामले खेल विभाग, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग, और लास्ट बट नॉट लिस्ट जवाहर सिंह वेडम, गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, अब इसके बाद में ज्यादातर लोग बस मुख्यमंत्री पढ़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। अब आपको स्थायी कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां पर आता है राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटरीट। तो चलिए राज्य सचिवालय के बारे में देखते हैं। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का हृदय एवं मस्तिष्क होता है। पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार जो वीडियो का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि राज्य जो है प्रशासन, उसका हृदय और मस्तिष्क, हार्ट एंड ब्रेन किसे कहते हैं? वो कहते हैं स्टेट सेक्रेटरीट, राज्य सचिवालय को। यह एक केंद्रीय निकाय है जहां राज्य सरकार की नीतियां बनती है, योजनाओं का प्रारूप तैयार होता है, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होता है, राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक सलाह और सहायता देता है। राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि आपके जो मंत्री परिषद के जो सदस्य है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन और हेल्प देने का काम करता है। फिर आता है आपके संगठनात्मक ढांचा। राज्य सचिवालय है, इसका ढांचा क्या होता है? पदानुक्रमित, हैरार्कियल होता है। विभिन्न विभाग शामिल होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक तो मंत्री होगा और एक सचिव होगा। ध्यान रखना, एक मंत्री होगा और मंत्री जी के साथ में एक सचिव होगा। मंत्री जो होगा वो होगा पॉलिटिकल हेड,
मिनिस्टर विल बी पॉलिटिकल हेड वाइल सेक्रेटरी विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। मंत्री जी तो राजनीतिक प्रमुख होते हैं और जो सचिव होता है वो प्रशासनिक प्रमुख के अधीन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर और क्या क्या हमें याद रखना है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्य के अंदर जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आरएस ऑफिसर है, उनका हेड होता है। स्थायी कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुस्कुराते हुए हमें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मुस्कान एक चीज है। ठीक है, हालांकि बोलते जरूर है मुस्कान झूठी है, ठीक है, लेकिन भैया मुस्कान बड़ी प्यारी चीज होती है, हंसी होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर याद रखना है राज्य सचिवालय जो होता है उसका प्रशासनिक प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपका मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव की सहायता के लिए होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। ये कुछ बड़े विभाग या विशेष कामों के लिए काम करते हैं। शासन सचिव प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो अपने मंत्रियों को सलाह देगा, विभाग के कार्यों का प्रबंधन करेगा। इसके बाद में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, ये भैया सचिव के अंडर में काम करते हैं, विशिष्ट अनुभागों या कार्यों की देखरेख करते हैं। देन आपके आएगा अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी अनुभागों का प्रभारी होता है। लिपिकीय कर्मचारी जो होते हैं उनका पर्यवेक्षण करते हैं। उसके बाद लिपिकीय कर्मचारी के अंदर काम आएंगे, ये फाइलिंग का काम करेंगे, ड्राफ्टिंग का काम करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग का ये काम करेंगे। समझ में आ रही है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए बार बार एक ही चीज हम समझा रहे हैं, ये सीरीज करने का उद्देश्य ये है। ठीक है, इंडिया के टॉप पब्लिकेशन ने टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हाथ मिलाया है, तो यहां पर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का कोई सानी नहीं है। और उसी तरीके से आपके अपने शिवी एजुकेशन हब ने बहुत कम समय में ही अपनी उपयोगिता साबित करी है। तो इसलिए आप ये जो बुक है आपकी कैप्सूल सीरीज के बेस्ट एडुकेटर नोट्स, ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बुक कहाँ मिलेगी आपको? arihantbooks.com पर ये बुक मिलेगी। साथ ही साथ आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अमेजन या फ्लिपकार्ट, या अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जा सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 7014495956। इन नंबरों पर फोन करके आप बुक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम इस बार निकालना ही है। ठीक है, यहां पर आपकी बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज भी चला रखी है। ठीक है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल करंट अफेयर में अंकुर पारिक आपको करा रहा हूं 10 बजे, उस क्लास को भी आपको लेना है। चलिए अब अपन चलते हैं मुख्य सचिव। जिस तरीके से मुख्यमंत्री होता है राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख, उसी तरीके से प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासन के अंदर सबसे वरिष्ठ, सबसे शक्तिशाली होता है। राज्य की पूरी नौकरशाही का नेतृत्व करेगा। ब्यूरोक्रेसी का हेड होगा ये आपका मुख्य सचिव। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, आईएएस जो होता है उसका वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीएम द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के विश्वास और अधिकारी की योग्यता, अनुभव और प्रशासनिक कौशल पर आधारित होती है। चलिए अब आपको यह भी पता होना चाहिए वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन है। तो याद रखने ना, वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव है मिस्टर सुधांशु पंत। ठीक है, ये आप याद रख लेना। चलिए अब इसके बाद में हम चलते हैं उस संस्था से जो आपकी परीक्षा करवा रही है, आरपीएससी। ठीक है, चलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को उस समय के राज प्रमुख
सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा अध्यादेश जारी करके की गई थी। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही राज प्रमुख हुआ था, सवाई मानसिंह द्वितीय। उन्होंने भैया एक ऑर्डिनेंस जारी करा था 16 अगस्त 1949 को, और ये लागू कब से हुआ? 20 अगस्त 1949 से। ठीक है, इसके अंदर शुरुआत में इसकी स्थापना जयपुर के अंदर हुई थी। आरपीएससी की प्रारंभ में स्थापना कहां हुई थी? राज्य की राजधानी जयपुर में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एसपी त्रिपाठी। सबसे लंबा कार्यकाल डीएस तिवारी, देवी शंकर तिवारी। सबसे छोटा कार्यकाल पीएस यादव। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू। बेटा ढंग से पढ़ाई कर लो। ठीक है, पुलिस विभाग के अंदर थे। आरपीएससी की साख पिछले कुछ समय में जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे प्रभावित हुई है, लेकिन किंतु परंतु ये जो उत्कल रंजन साहू है, इन्होंने मेहनत से, परिश्रम से अपने आप को स्थापित कर दिया है। बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और अब जो परीक्षाएं हैं वो टाइम पर होगी। ठीक है, इसके बाद में ये आपको याद रखना है, अब वर्तमान में आरपीएससी जयपुर में नहीं है, अजमेर में है। यूपी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी जयपुर से अजमेर स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, चलिए आरपीएससी के क्या क्या कार्य हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो भैया आरपीएससी का सबसे पहला काम तो है भर्ती करवाना। ठीक है, तुम सबको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भर्ती कौन करवाएगी? यही आरपीएससी करवाएगी। भर्तियों की अनुशंसा करना है। ठीक है, रिकमेंडेशन करना है। ठीक है, नौकरी लगने के बाद में तुम्हारा प्रमोशन भी तो बनता है भैया, तो पदोन्नति संबंधी काम होता है। ये जो आरपीएससी है, ये अपना प्रतिवेदन किसको देती है? गवर्नर को देती है, राज्यपाल को देती है। अनुशंसनात्मक संबंधी काम, रिकमेंडेशन संबंधी काम, परामर्श संबंधी कार्य और पाठ्यक्रम की समीक्षा, ये आपको याद रखना है। देखो एक चार्ट के अंदर सारी चीजें बता दी है। अब चूंकि आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, इसलिए इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है वो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक अनुच्छेद और उसके अंदर क्या क्या वर्णन है ये भी आपको बता देते हैं। आर्टिकल 315(1) के अंदर लिख रखा है कि भारत देश के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, और की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और एसपीएससी दोनों का वर्णन 315(1) के अंदर है। 315(2) के अंदर है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य चाहें, सपोज करो कि राजस्थान और हरियाणा मिलकर चाहें कि यार हमारी तो एक ही परीक्षा करवा दो, अलग अलग मजा नहीं आता, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जेपीएससी का चयन किया जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का। अब है 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो याद रखना यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, वहीं एसपीएससी के सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल जो पहले हो, जबकि यूपीएससी का होता है 6 साल या 65 साल जो पहले हो। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज का होता है। याद रखना, इनको पूरी तरीके से बर्खास्त तो राष्ट्रपति करता है, कुछ समय के लिए निलंबन राज्यपाल करता है। कर्मचारियों के सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति 318 319 है। आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्यता पर प्रतिबंध। जैसे आरपीएससी का कोई सदस्य है, अब वो कार्यकाल के बाद में फिर से आरपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता। हाँ, वो आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। इसी तरीके से जो आरपीएससी का अध्यक्ष होगा वो आरपीएससी का न तो सदस्य बन सकता है, न अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का वो अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, यानी कि एक लेवल ऊपर ही जाएगा, नीचे या इक्वल लेवल पर नहीं रहेगा। 320 है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। 321 है लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति।
यूपीएससी के अंदर वृद्धि की शक्ति संसद को है, एसपीएससी के अंदर विधायिका को है। लोक सेवा का विस्तार 322 और 323 है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसे विधानसभा के पटल में रखवाता है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपको बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर, बड़ी बड़ी किताबों के अंदर अकेला आरपीएससी 10-12 पेज का मिलेगा। पता चला पूरी एनर्जी आरपीएससी पढ़ने में ही लगा दी। इसीलिए कह रहे हैं सारा पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है जो पढ़ा उसको भैया याद रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। उसका रिवीजन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दोहरान जब तक नहीं करोगे तब तक नैया पार नहीं होगी। इसीलिए रिवीजन को फोकस रखकर यह सीरीज चलाई गई है, इन कैप्सूल बुक का निर्माण किया गया है। चलिए भैया, अब आपके लिए आते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। यहां पर आपके लिए है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। एक अधिनियम आया था जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उसकी तर्ज पर इस आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। मानव अधिकार से रिलेटेड काम करता है। यहां पर याद रखना है, इसके एक सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, मतलब 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है। एक अध्यक्ष के नीचे आपके पंजीयक, पंजीयन अनुभाग, उसके नीचे उपपंजीयक, उपपंजीयक के नीचे पंजीयन शाखा, अभिलेख शाखा। अभिलेख शाखा में आपका अकाउंट्स का काम किया जाएगा, लेखा शाखा होगा, कंप्यूटर शाखा होगी, संस्थापन शाखा होगी, पुल शाखा होगी, पुस्तकालय शाखा होगी, और दूसरे यहाँ पर आपके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जो कि अन्वेषण अनुभाग होता है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। तो इस तरीके का ये आपको पूरी की पूरी जानकारी है। हमारा जो मानवाधिकार आयोग है उसके लिए एक प्रश्न, एक स्टेटमेंट आता है कि इसे नख दंत विहीन शेर की संज्ञा दी गई है। इसे एक ऐसा लोयन बताया गया है न तो जिसके नाखून है न दांत है। चलिए भैया, आगे चलते हैं। आगे जो आपका, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में आपके पंचायती राज संस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, जब अनुच्छेद 40 के अंदर डीपीएसपी में रखा गया था, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 की स्थापना की गई थी, आर्टिकल 243 से 243 ओ, ठीक है। महात्मा गांधी का सपना था और जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था पंचायती राज संस्था को, ठीक है। हमारा राजस्थान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर नागौर के बुगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करी। देश में सबसे पहली पंचायत हमारे राजस्थान के अंदर हुई थी। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की तीसरी इकाई के रूप में दर्ज किया गया, ठीक है। यह अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। अधिनियम द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक के प्रावधान जोड़े गए। चलिए, जो प्रमुख प्रावधान है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखिए पूरे के पूरे सारे प्रावधान जो है वो आपको दे रखे हैं। 243 ए है ग्राम सभा का गठन। आपकी पंचायत के अंदर जितने लोग रहते हैं जिनके पास में वोटर आईडी कार्ड है, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वहां के स्थानीय निवासी है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई कहा जाता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा का बेटा बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद में 243 बी है पंचायतों का गठन, ठीक है। 243 सी है पंचायतों की संरचना। 243 डी है सीटों का आरक्षण, जिसके तहत राज्य में पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। देखिए, इसमें आरक्षण के अंदर 2 प्रावधान है। एक तो है आपके अनिवार्य आरक्षण,
जो कि देना ही देना है। SC ST को कहा गया है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दीजिए, महिलाओं को कहा गया है 33% आरक्षण दीजिए। उस अनिवार्य आरक्षण के बाद राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है, आप अपनी इच्छा से इस आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने क्या कहा, SC ST को जनसंख्या के हिसाब से मिल रहा है वो मिलता रहेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, OBC को 21% देंगे और महिलाओं को 33% की जगह 1/3 की जगह 1/2 यानी कि 50% देंगे, ठीक है। 243E है पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। 243F है सदस्यों के लिए योग्यताएं, स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये इनकी योग्यताएं हैं। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जिसके तहत राज्य सरकारों को 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। और इन 29 विषयों के बारे में कहां लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 के अंदर, शेड्यूल 11 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। 243H है पंचायतों को कर आरोपण की शक्तियां और निधियां राज्य सरकार चाहती है। जिन विषयों पर टैक्स इंपोज करने की शक्ति किसके पास में, पंचायती राज संस्थाओं के पास में है। 243I है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, स्टेट इनकम कमीशन, फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार की जो आय हुई है, राज्य सरकार को जो शुल्क प्राप्त हुए, राज्य सरकार के जो फाइन है, उसमें से पंचायती राज संस्थाओं को कितना स्थानांतरित होगा, कितना ट्रांसफर होगा, इसके लिए 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन है। 243J में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिटिंग होगी उनके अकाउंट्स की। 243K है पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन है, जो नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए चुनावों का पूरा संचालन करता है। वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनावों के अंदर वोट डालना, इलेक्शन करवाना, ये सारा का सारा इसका अंदर आएगा। और 243O है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। तो ध्यान रखिए ये सारे आर्टिकल एक ही तरफ है, ठीक है। अगर आपने एक क्लास देख ली और इसके बाद में आपने एक बार 2 बार बुक्स को पढ़ लिया, तो मेरा वादा है आपसे कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे जो अगला टॉपिक है, राजस्थान राज्य के अंदर राज्य विधानसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 168 के अंदर कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। देयर शेल बी ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट, जो किन किन से मिलकर बनता है, जो बनता है राज्यपाल और 2 सदन। 2 सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों के अंदर एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी। बस अंतर यह है कि विधानसभा हर राज्य के अंदर है, राज्यपाल हर राज्य में होगा, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। राज्य विधानमंडल का गठन किस किस से होता है, राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा, ठीक है, याद रखना। राज्यपाल, विधान परिषद और इसके साथ में आ जाएगा आपका विधानसभा, इन तीनों से मिलकर आपकी राज्य विधानमंडल का गठन होगा। यहां पर याद रखना है भारत के अंदर टोटल 31 विधानमंडल है, जिसमें से 28 राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल है। इन 28 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक है, यानी कि विधान परिषद भी है, जिसमें आपका बिहार आ जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। अंकुर सर की क्लास में आए हो तो एक ट्रिक का भी फायदा ले जाओ। इसकी एक ट्रिक है आपके लिए, अब तुम करना, ठीक है। जब भी हम तैयारी करते हैं हम एक अलग ही फॉर्म में होते हैं, हम कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे, अब तुम करना। अब का ए का मतलब हो गया आपका आंध्र प्रदेश, बी का मतलब हो गया बिहार, टी का मतलब हो गया तेलंगाना, यू का मतलब हो गया यूपी, एम का मतलब महाराष्ट्र और कर्ना का मतलब कर्नाटक। इन सभी राज्यों में 100 सीटें किसके पास में, उत्तर प्रदेश के पास में है,
ठीक है, और सबसे कम सीटें किसके पास में है, 40 सीटें तेलंगाना में है। राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, पूरे राजस्थान को 200 विधानसभा सीटों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें जनता चुनेगी। विधान परिषद के अंदर 5/6 सदस्यों का जो चयन होगा वो किसके द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। 1/6 सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करेगा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा हमने आपको तैयारी करवाई है। ठीक है, पॉलिटी हमारी पूरी हो गई है। एक बार फिर कह देते हैं कि अगर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 100% सफलता चाहिए, आप ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जो आपको कम समय के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा दे, 100% सफलता दिला दे, तो इसके लिए हमारे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से ये कैप्सूल सीरीज बनाई गई है। इन कैप्सूल सीरीज को आप ले सकते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल सीरीज बेस्ट एडुकेटर नोट्स है, जिसके अंदर विषय विशेषज्ञों के जो आपके एक्सपर्ट टीचर्स हैं, बेहतरीन, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ खपा दी है, ठीक है, जिनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, उन टीचर्स के द्वारा ये बुक्स तैयार की गई है। ठीक है, यहां पर याद रखना है आपको, ये बुक कहां मिलेगी, ये बुक आपको मिलेगी arihantbook.com पर। arihantbooks.com पर ये बुक मिलेगी। इसके साथ साथ में आप अमेजन पर इन बुक को मंगा सकते हैं, इन बुक को आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप इन बुक को अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए आपके शिवी एजुकेशन हब पर क्लासेस चल रही है। सेकंड ग्रेड के लिए आपकी कैप्सूल सीरीज का तो हम पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं। जल्द ही आपके लिए हम हमारा एक और सेगमेंट है RRR, ठीक है, एक रामबाण बता रहा हूं, साइकोलॉजी से बच्चे डरते हैं, साइकोलॉजी के लिए 6 घंटे में आपके, ठीक है, बुक्स तैयार करिए, उस बुक को ले जाना, जहां भी सेंटर आए रास्ते में पढ़ते रहना। RRR बुक है, उस बुक का भी सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अंकुर पारिक खुद आपको करंट अफेयर का सेशन करा रहा हूं। रोज रात को 10 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास होगी। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन कर रहा है, अंकुर पारिक सर कर रहे हैं। तो भैया अभी तक अगर आपने, ठीक है, अपनी तैयारी को मतलब बहुत कम दिन बचे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में, ठीक है, कम से कम जीके के पेपर की वजह से आप नहीं रुके, तो अभी भी समय है। ठीक है, ये चीज बनी इसीलिए है, इसको आप लीजिए। और इसके अलावा, ठीक है, अगली बार के लिए आप पेपर दे रहे हैं तो भी अपनी तैयारी को सुचारू करिए। ठीक है, याद रखिए, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं। क्यों ये कैप्सूल सीरीज की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया आप पढ़ बहुत लोगे, आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे इधर उधर की, ठीक है, बड़े बड़े ग्रंथ, ठीक है, मार्केट में कई तो किताबें इतनी है जिनसे एक्सरसाइज हो जाए। डॉक्टर ने मुझे कहा है वजन कम कर लो, ठीक है, बम्पल नहीं उठा सकता, मैं उन किताबों को उठा लूं। लेकिन भैया आपके ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, आप एक जरूरत से ज्यादा चीजें याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इन बुक्स को आप लेकर आइए, इन बुक का आप मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत पात के सर पर परत निशान। ठीक है, तो यही आपको मिलेगी। और ठीक है, बेखौफ होकर पेपर दीजिए। आपको पता चल गया है किस तरीके की कैप्सूल सीरीज की बुक है, किस तरीके के आपके अंकुर सर, गौरव सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से शिवी एजुकेशन अप है आपके लिए मेहनत कर रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया कर दीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। इसी नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, शिवी एजुकेशन हब, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आपके अपने अरिहंत पब्लिकेशन के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।